एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप लोगों का। एसएससी एमटीएस न्यू पैटर्न जीके जीएस प्रैक्टिस है 2023 ये जो लेके हम आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं सारे के सारे प्रश्न वीवीआई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न से, पहला जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति द्वारा की जाती है, माने किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे पदों को नियुक्त किया जाता है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। पहला तो प्राइम मिनिस्टर आप लोग को ये प्रश्न में ही है। दूसरा आपका है प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का भी निर्माण राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यपालियों माने राज्यों के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी आपका राष्ट्रपति ही करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत का महाधिवक्ता सोलिसिटर जनरल, नियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के निर्वाचन आयुक्त का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। केंद्रीय सचिव की नियुक्ति, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित जाति या जनजाति एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और हेड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेस ऑफ इंडिया इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सारे शब्द को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान या गोवा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका तमिलनाडु। नटजली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु। ये जो त्यौहार है प्रत्येक फरवरी और मार्च में नटजली उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। यह 5 दिवसीय त्यौहार है दोस्तों, जो महाशिवरात्रि के दिन से ये शुरू होता है। किस दिन शुरू होता है? महाशिवरात्रि के दिन से। अब बात करते हैं कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात कर देते हैं। जैसे भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, और उड़ीसी जो है उड़ीसा से है, और सत्रिया जो है आपका असम से है, और मणिपुरी मणिपुर से है, और मोहिनी अट्टम आपका केरल से शास्त्रीय नृत्य है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, तापी, माही, नर्मदा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी जो नदी है आपका वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये पश्चिमी घाट में त्रयंबक क्या त्रंबक पहाड़ी से शुरू हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और इसकी टोटल जो लंबाई है आपका 1465 किलोमीटर। गोदावरी की टोटल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी, ये बातें याद रखिएगा। गोदावरी का दूसरा नाम दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इस नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाता है ऐसी मान्यता है, इसीलिए इसको वृद्ध गंगा या प्राचीन गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी नदी में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हैं। किस राज्यों से होकर गुजरती है? पहले तो महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए राजमुंडी नगर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये बातें याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों चौथा कि इनमें से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था? नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल, शिवपाल सिंह, अजित सिंह यादव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीरज सिंह चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो है ये आपके 87.58 मीटर भाला फेंक टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचे थे, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री निम्नलिखित में से कौन था? तानसेन, टोडरमल, बीरबल, राजा मान सिंह? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका टोडरमल। कौन है? टोडरमल। टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री था। कौन मंत्री था? ये वित्त मंत्री थे।
और वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। जो टोडरमल था नवरत्नों में से एक थे। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अकबर के जो राजस्व प्रणाली को जब्त प्रणाली भी कहा जाता था। आइए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1931, 1929, 1935, 1933। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1929। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम आपको 1929 माने 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ था। जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु, लड़कियों की जो विवाह की आयु थी वो आपका 14 वर्ष, कितना 14 वर्ष होना चाहिए, और लड़कों का जो आयु होना चाहिए वो आपको 18 वर्ष होना चाहिए। कितना 18 वर्ष तय की गई, याद रखिएगा। इस परियोजना में हरिलास सरधा थे, जिनके नाम पर इसे सरधा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो हर विलास सरधा जी ने ही इनको लागू करवाया था। इस चलते इस अधिनियम को सरधा अधिनियम के भी नाम से जाना जाता है। बट इसे 2006 में संशोधन किया गया भारत के बाल विवाह निषेध अधिनियम में, और इसमें पारित हुआ कि लड़का का जो उम्र होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, और लड़की का जो उम्र होना चाहिए वो 18 साल किया गया, और ये नियम लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत अगर दोषी पाए गए व्यक्ति को 2 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना है, और दोनों हो सकता है, माने 2 साल का सजा भी हो सकता है, 1 लाख का जुर्माना हो सकता है। और इस कानून के अनुसार इस तरह के विवाह से जन्म लेने वाले किसी भी बच्चे को या गर्भधारण को वैध माना जाता है दोस्तों। तो अभी जो वर्तमान में है आप याद रखिए, 18 साल लड़कियों का एज होना चाहिए और 21 साल लड़कों का एज होना चाहिए। लेकिन 1929 में जो अधिनियम आया था उस समय लड़कियों का एज 14 वर्ष ही था और लड़कों का 18 वर्ष था। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मेथनोइक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। अगर लैक्टिक अम्ल की बात किया जाता है दूध दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का अगर बात किया जाए तो टमाटर में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे फल, नींबू, संतरा, ऐसे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि वर्षा को नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो वर्षा को जो आपका दोस्तों है अल्टीमीटर, पिरानी गेज, बैरोमीटर या रेन गेज? तो रेन गेज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो रेन गेज के द्वारा हम लोग मापते हैं वर्षा। अब बात करते हैं अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर से हम ऊंचाई मापते हैं। क्या मापते हैं? ऊंचाई मापते हैं। और पिरानी गेज जो है इससे हम क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय गैस के लिए तापीय तार से आश्रित तापीय चालकता के निर्वात दबाव को मापा जाता है, याद रखिएगा पिरानी गेज। और पिरानी गेज का काज का जो सिद्धांत है वो तापीय चालकता में परिवर्तन है, ये भी आप लोग है। अब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह में स्थित है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या गोवा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गोवा। गोवा में स्थित है। गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह माने जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। मुरगाओ बंदरगाह गोवा में पर्यटन स्थलों में से एक है दोस्तों। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और 1961 कब 1961 में जापान को लौह अयस्क के निर्यात को संभालने के लिए इसकी रीमॉडलिंग के बाद से इसका महत्व मिला है। जो ये लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है जिसका नाम है मोरमुगाओ बंदरगाह, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को कहा जाता है जन्म दर, साक्षरता दर, लिंग अनुपात या मृत्यु दर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिंग अनुपात। क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात। अगर बात किया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, जो 972 माने 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं हैं। जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात माने 834 ही है, माने 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं ही हैं। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, CaSO4, NH4Cl या Na2CO3?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो उपयोग है दोस्तों ये केक बनाने में, और बेकिंग सोडा का ज़्यादा लोग पानी में मिलाकर भी पीते हैं जिससे एसिडिटी का समस्या होता है। केक बनाने में भी, माने बेक कर बनाने वाली चीज़ है, जो बेचने वाली चीज़ हो तो उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग बालों को धोने के लिए भी किया जाता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, या मीठा सोडा कहा जाता है, या इसे खाने का भी सोडा कहा जाता है। इसका IUPAC नाम है, IUPAC। IUPAC नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कार्बोनेट। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि गुलाम वंश के शासक है गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? नूर अल दीन, नूर महल, जील ए इलाही, जहाँपनाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जील ए इलाही। क्या? जील ए इलाही। अगर हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन के, तो ये 1265 से लेके 1287 तक इनका शासनकाल रहा। ये सुल्तान बनने के बाद बलबन ने दल चालीसा का अंत किया था। बलबन ने दिल्ली में लौ यम रक्त की नीति अपनाई थी। इन्होंने ही लौ यम रक्त की नीति अपनाई थी, जिस तरह से जर्मनी में लौ यम रक्त की नीति बिस्मार्क ने चलाई थी। इसी ने सिद्धता और पाइबोस प्रथा चलाई थी, जिसे औरंगजेब ने खत्म कर दिया। बलबन ने नौरोज त्यौहार मनाने की शुरुआत की। फारसी में नौ वर्ष को ही नौरोज कहते हैं। इस त्यौहार को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, नहीं चलाने को मना कर दिया था। और 1287 में, कब? 1287 में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण में बलबन का जो बेटा था शहजादा मोहम्मद मारा गया। शहजादा मोहम्मद नाम था बलबन के बेटा के, तो वह मारा गया। और पुत्र वियोग में 1287 में बलबन अपने पुत्र की वियोग में दुखी होकर इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। अगर बात किया जाए भारत में कितने राज्यों में 2 सदन वाली विधानसभा और विधान परिषद है, तो ये आपके 6 राज्य है। कितने राज्य है? 6 राज्य। 6 राज्य का नाम हम बता देते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। ये हैं जो आप लोग याद रखिएगा, 6 राज्यों में आपका 2 सदन वाली सरकार है। अगर इसका याद करना है तो आप लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, अब तुम करना। क्या? अब तुम करना। तो देखिए, ए से आपका हो गया आंध्र प्रदेश, बी से हो गया बिहार, टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया यूपी, और एम से हो गया महाराष्ट्र, करना से हो गया कर्नाटक, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर, निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? बिंदुसार, अशोक, बृहदत्त या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अशोक। अशोक की अगर बात किया जाए तो इनका जो शासनकाल था 269 BC से लेके 232 BC तक इनका शासनकाल रहा। मस्की अभिलेख में नाम इनका अशोक वर्धन है, और गुर्जरा अभिलेख में देवप्रिय के नाम से ये जाने जाते हैं। ये अपना प्रथम विवाह महादेवी उज्जैन की राजकुमारी के साथ किए हैं। इनसे 2 संतान हुए हैं, महेंद्र, और एक बेटी हुई संघमित्रा। इसने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और अशोक ने दूसरा जो विवाह किया था वह कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया था। लारुवाकी से दूसरा जो पुत्र हुआ था उसे कुशाल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC माने ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। इस युद्ध का कारण हाथी का प्राप्ति था। हाथी प्राप्ति के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। इस समय कलिंग का शासक नंदराज था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी मोगली पुत्र से लिया था, जो गुप्त वंश का शासक था, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत की सीमा म्यांमार से लगती है, दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से या पूर्व से। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पूर्व से। किधर से लगती है? पूर्व से। म्यांमार जो है दक्षिण एशिया का एक देश है जिसका भूतपूर्व नाम क्या था? बर्मा। इसे बर्मा के नाम से
जानते थे, या ब्रह्म देश भी कहा जाता है। इसका राजधानी जो है नेरी पेओडा है, और इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो यागुन है, जिसका पूर्व में नाम था रंगून, और इसकी मुद्रा का जो नाम है वो क्या है, क्यात, याद रखिए। आइए अगले प्रश्न की ओर आता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि यानिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? लिथियम क्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम आयोडाइड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बंधन है। आयनिक बंध एक धातु और गैर धातु के बीच का संबंध को ही क्या कहा जाता है? आयनिक बंधन कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 30? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के किसी क्षेत्र में कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और समानता का अधिकार का शब्द का अर्थ यही है कि देश के कानून के सामने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, और लिंग, जाति, नस्ल, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार को त्याग देना चाहिए, यही बात कहा गया है। तो चलिए, ये मेरा वीडियो था, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।